सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। वही इकबाल के जिनके ख्वाब की ताबीर हमें प्यारा वतन पाकिस्तान में, जिन्होंने मुसलमानों को खुदी का दर्स दिया, मुस्लिम नौजवानों को शाहीन कहा। लेकिन आज़ादी के गुज़रे माह, आज़ादी के इतने गुज़रे साल, इन पर नज़र डालें तो हर आने वाले दिन हम पैगाम इकबाल से दूर होते ही दिखाई देते हैं और नतीजा मुस्लिम उम्मा की रुसवाइयों की सूरत सबके सामने है। कश्मीरी मुसलमान 70 साल से भारतीय गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे हैं तो फ़लस्तीन भी इसराइली बर्बरियत से लहू लहू है। अल्लामा साहब ने सिर्फ मुसलमानों के मसाइल की निशानदही नहीं की बल्कि हल भी बता गए कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। जी, यही मुस्लिम उम्मा के तमाम मसाइल का हल है। आज मुसलमान तादाद में सबसे ज़्यादा हैं। क्या कुछ है जो मुसलमान मुल्कों के पास नहीं, मगर फिर भी ज़िल्लत और रुसवाई मुक़द्दर बन रही है। क्यों? क्योंकि उम्मत इत्तिहाद से महरूम है। दूर क्या जाएं, पाकिस्तान को ही देख लें, यहाँ भी तकसीम दर तकसीम है। बरादरियों की, लिसानियत की, सुबाइयत की, सियासत की, मुल्की मफाद के लिए कोई किसी के साथ चलने को तैयार नहीं। मगर जब बात ज़ाती मफादात की आ जाए तो फिर हमने बदतरीन सियासी मुखालिफिन को हलीफ बनते देखा है। अब शोर मचा है तो इत्तिहाद की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। नून लीग सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफिन से इत्तिहाद करने जा रही है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी और पख्तूनख्वा में JUI के साथ मिलकर इंतखाबात में जाने की शुनीद है। नून लीग को पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब आना अभी बाकी है। क्या नून लीग का ये सियासी इंतज़ाम और इंसराम इंतखाबी तवक्कुआत पूरी करेगा या नहीं? मज़ीद कौन किसके साथ इत्तिहाद करेगा, इसी से आगाज़ करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन करें और आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, अभी जो खबरें आ रही हैं इस वक्त ज़ाहिर है मेन पार्टी ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून है और वो सबको साथ मिलाने की बात कर रही है। फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में, बाप पार्टी बलूचिस्तान में भी MQM से तो बाकायदा इत्तिहाद, सीट एडजस्टमेंट की बात हो गई। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग, इनके लिए वो कुछ और सोच रहे हैं। शायद वो कह रहे हैं काफ लीग या तो ज़मी हो जाए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नहीं पूछा जा रहा इस बारे में। सर, आप तो उनके साथ थे, वजारतें भी रहीं, ये क्या हुआ कि आज वो समझते हैं कि आपकी ज़रूरत ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं आपसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप इस बात की तस्दीक कर लें कि हम उनके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से वजारत में नहीं थे। और चोई साहब और नुमान लगड़ियाल साहब वो अपनी ज़ाती हैसियत पे या अपना जो एक उनका ग्रुप था पार्टी बनने से पहले, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पर मौजूद थे। हमारी पार्टी तो रजिस्टर की आज से कुछ 20-25 दिन पहले हुई है, तो हम एक पार्टी हैसियत से उनके साथ कोalition में नहीं थे। एक चीज़ तो ये उसामा क्लियर कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत अच्छी बात है नवाज शरीफ साहब ने MQM को साथ लेके चलने का ऐलान और इरादा किया और इसमें खुशी की बात है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त सबको साथ लेके चलने के इस वक्त जहन रखते हैं और प्लान रखते हैं। और अकेले पाकिस्तान के हवाले से उनके जहन के अंदर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसकी हवा हो। ये वाहिद पाकिस्तान का इलेक्शन है जो 1985, फिर 2002 और अब ये इलेक्शन होते हैं जो पर्सनैलिटीज़ के और कैंडिडेट्स के इलेक्शन का जनाब माहौल होता है। ये पार्टी की इलेक्शन नहीं है इस दफ़ा का। किसी पार्टी की सिंगल इतनी पोजीशन नहीं है कि वो सादा अक्सरियत भी ले सके। तो नवाज शरीफ साहब ने अगर MQM को सिंध के अंदर और कराची के अंदर साथ लेने का आज़्म और इरादा किया तो अच्छी बात है। बाकी जहाँ तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ताल्लुक है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी नई पार्टी है, वो अपने रिवाइवल की और अपनी जनाब वो उकाब जो हमारा इंतखाबी निशान है उसकी उड़ान की तरफ तवज्जो दे रही है और वो दिन हर आने वाला वक्त उसकी बेहतरी की तरफ जा रहा है। आज सरवर खान साहब शामिल हुए हैं, हर रोज़ कोई ना कोई MNA MPA साबिक वजीर मशीर वो सारे लोग शामिल हो रहे हैं और उम्मीद है कि अगले दो माह के कोई 100-150 के करीब PTI के साबिक MNA MPA वजीर मशीर पार्टी के अंदर शामिल होंगे और एक अच्छी पोजीशन में होंगे। और फिर के ऊपर देखा जाएगा लोकल एडजस्टमेंट लेवल पे या सूबे लेवल पे इत्तेहाद हो। अगर कोई पोजीशन हुई तो लीडरशिप इस पर जनाब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक के साथ बैठने को है। अच्छा, अब जो बात अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ने की, आमिर ज़िया साहब,
कि कोई भी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में नहीं है। शायद ये बात दुरुस्त नज़र आती है, इसीलिए वरना मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत में तो ये नहीं रहा, उनकी सियासत में कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह से इलेक्शन से पहले ही वो ये सोचे कि जी MQM को भी मिला लें, बाप पार्टी भी साथ आए, फजलुर रहमान साहब के साथ भी एडजस्टमेंट हो। वो सोच रहे हैं, हत्ता कि काफ लीग के बारे में है कि या तो वो जम हो जाएं वरना उनका भी मुस्तकबिल मखदूश नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि नून लीग कॉन्फिडेंस में इतना नहीं है उनको कि वो इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सके। जी मैं ये कहता कि फयाज इत्तेफाक करूँगा इसलिए कि वाकई ये पहला इलेक्शन है, पहला क्या मैं बड़े अरसे के बाद देख रहा हूँ कि जिसमें आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि जी फ़लाँ सियासी जमात जो है वो कौमी सतह के ऊपर मुल्क के तमाम इकाइयों में उसकी बड़ी पैमाने पे फॉलोइंग है। इस बार आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हर पोलिटिकल पार्टी की अपनी एक फॉलोइंग है किसी एक रीजन के अंदर, किसी एक सूबे में, किसी एक इलाके में। तो ये फिर एक उसको काउंटर करने का एक तरीका ये होता है कि आप जो है सूबाई सतह के ऊपर या इलाकाई सतह के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करें, इत्तेहाद बनाएं, अंडरस्टैंडिंग बनाएं। और उसी तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए नून लीग की सिंध में कोई रूट्स नहीं है। उनके जो सदर जिनको बशीर मेमन साहब को बनाया गया है, उन्होंने पार्टी सिर्फ 1 माह पहले जो है ज्वाइन की थी। अपने वो कारकुनों को, अहदेदारों को अच्छी तरह नहीं जानते। बकौल मेरी कल नून लीग सिंध के लोगों से बात हो रही थी तो वो हैरान थे कि जी ये तो जानते ही नहीं किसी को। और इसकी वजह से एक रद्द-ए-अमल का भी सामना है विद इन द पार्टी, यानी कि तो पार्टी यहाँ पर मुख्तसर है उनकी, ऊपर से एतमाद की कमी है। तो फिर उन्होंने कहा जी इसको काउंटर कैसे किया जाए। ठीक है, अगर उससे MQM के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि नून लीग की कम से कम कराची की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स ऑफ सपोर्ट हैं। किमाड़ी का हल्का हो गया, कोरंगी में कुछ उनके थोड़े से वोट्स हैं। तो ये चीज़ है, तो उसको कैश करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आता है। इसी तरह बलूचिस्तान में वहाँ पर वो तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और वहाँ पे हमेशा जो है ज़्यादातर इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। तो इलेक्टेबल्स को मिलाएंगे या वहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसके साथ इत्तेहाद करेंगे। और यही सूरत हाल जो होगी KP में होगी उनकी, क्योंकि हज़ारा बेल्ट में नून लीग जो एक ज़माने में हुआ करती थी, ज़रा सी तकसीम हुई है। तो जब तक ये एक तरह की अच्छी स्ट्रेटजी है नून लीग की, अगर आप समझे। और इसको अब जो उनके मुखालफिन है काउंटर कैसे करते हैं, ज़ाहिर है कि जो लोग इत्तेहाद से बाहर होंगे वो आपस में फिर सीट एडजस्टमेंट करेंगे या एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो अभी तो खैर बहुत कहते हैं ना कि चीज़ों में आप देखिएगा कि डेवलपमेंट्स होंगी आने वाले दिनों में और मजीद सबबंदियाँ बदलेंगी। जी अच्छा चौहान साहब, 2 सवाल। एक तो ये कि आप क्यों नहीं, क्या आप समझते हैं अभी पार्टी नई है, इतनी ताकत में नहीं है कि किसी से हम बात कर सकें कि MQM से या फजलुर रहमान साहब से या किसी भी जमात से? अभी आप सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़ कर आ रहे हैं उनको ले रहे हैं। दूसरा ये कि सर यही लोग थे जुलाई में, हमने जब पंजाब में देखा हमजा शहबाज साहब को वोट देने की वजह से कुछ लोग जो हैं वो डी सीट हुए, फिर इलेक्शन हुए, उनको जहांगीर तरीन साहब की, अलीम खान साहब की सपोर्ट थी, वो ग्रुप बना, लेकिन वो इलेक्शन हार गया था। तो उसके बाद अब क्या आप समझते हैं फ़र्क पड़ गया? क्योंकि अभी जो सर्वेज हो रहे हैं उनमें तो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या ऐसा आप समझते हैं कि हुआ है कि अब कोई तब्दीली आ जाएगी? अच्छा, इस पे भी मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं। मैं आज से 5 महीने से 5-6 दफ़ा ये ब्रेकिंग दे चुका हूँ। आपने अब तस्करा किया जनाब 17 जुलाई 2022 के इलेक्शन का, जिसमें आपने जहांगीर और अलीम खान साहब का तस्करा किया कि उनका ग्रुप हार गया। तो जनाब आपकी इतला के लिए अर्ज है और आपके प्रोग्राम की पूरी पाकिस्तानी कौम की इतला की अर्ज है, 17 जुलाई 2022 का इलेक्शन वो प्री प्लान था। चौधरी परवेज लाई साहब के साथ जनरल बाजवा साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने और उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी आपस में डील हो गई थी। चौधरी परवेज लाई साहब ने अपनी कमाल हिकमत अमली से जो दानिशमंदी, पॉलिटिकल दानिशमंदी उनके अंदर है, उसका सबूत देते हुए उन्होंने जनरल बाजवा साहब को जनाब राजी कर लिया था कि जनाब आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक साइड पर रखें, तहरीक इंसाफ को एक साइड पर रखें, मैं अब कैंडिडेट हूँ वज़ारत आला का, मैं पहले भी आपके साथ कोऑपरेटिव रहा हूँ, मैं अब भी कोऑपरेटिव रहूँगा और चीज़ों को अच्छा स्मूथली लेके चलेंगे। तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने कहा यार मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी था कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहे, ये आपस की जो रिफ्ट थी ये ख़त्म होनी चाहिए। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ दूज पर रखी हुई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी तबाह हो रही थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्क हो चुका था। तो उस वक्त फिर उन्होंने किया, उन्होंने चौधरी परवेज लाई साहब से डील की और चौधरी परवेज लाई साहब को वजीर आला बनाने के लिए प्री प्लान वो 15 लोगों को जिताया गया था 20 में से। इलेक्शन मैनेज करने की चीज होती तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती। हाँ, कोई चीज मुश्किल नहीं होती। ठीक, तो मैं ये समझता ये तो बड़ी
ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है फैसल चौहान साहब, हमारे प्रोग्राम में आपने पहली दफ़ा किया है, पहले भी आपने ये बात की होगी। तो ये तो अब आमिर रज़ा साहब बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि उस वक्त भी बाजवा साहब एक्टिव थे, जबकि उन्होंने सबके सामने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उन लोगों के सामने ये बात कही थी कि हमने अब फैसला कर लिया कि हमने सियासत में अब कोई अमल दखल नहीं देना, हम 70 साल से ये काम कर रहे थे, अब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, तो हमने ये मिलकर फैसला किया। तो फिर उन्होंने झूठ बोला, उसके बाद भी वो पंजाब में ये सब करते रहे बकौल फयाजुल चौहान साहब। देखिए ये एक वो वाली बात है जो फयाज साहब बात करें, ठीक है, उनकी तरफ से एक दावा है और उसकी जाहिर है कि ये इनकी पोजीशन है, हम इस पर क्या कमेंट करें। लेकिन जो हमें समझ में आता है और जो एक पाकिस्तान की आर्मी के फौज का तसलसल रहा है वो ये कि जनाब अपने आप को इनको उस कहते हैं ना कि सियासत से ही कोशिश जो ऐलान किया था, जैसे कि आपने फरमाया कि जी इजरा से दूर होना है और उसमें मुदाखलत नहीं करनी है और सियासी प्लेयर्स के ऊपर छोड़ के देखा जाए कि भाई वो लोग क्या फैसला करते हैं। यकीनन हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं तीसरी दुनिया के, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार वो बिल्कुल कहते हैं ना कि दरवाजे बंद नहीं कर लेते, खोल के रखते हैं, मैनेज भी करते हैं। और उसको ये ख़तरा जहाँ पर होता है कि जी कि चीज़ें अगर हाथ से निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन एक्टिव अब मैं इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, तो एक इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम का जवाब जाहिर है कि या तो ISPR को देना चाहिए या उनकी वो खुद दें। तो हाँ बाजवा साहब खुद हैं, लेकिन एक बात है कि उसको ये समझना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा तीसरी दुनिया के ममालिक में एक रोल रहता है और उस पर जो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं वो तारीफ़ करते हैं, जिनको नुकसान होता है उसके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन देखना ही चाहिए कि बहैसियत मजमूई मुल्क को उसका फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। बाज़ औक़ात हमें फ़ौरन फ़ायदा नज़र नहीं आता और एकदम फ़ौरन नुकसान नज़र नहीं आता, तो कुछ चीज़ें तारीख़ के लिए छोड़ देनी चाहिए। जी सही। चौहान साहब एक सवाल मेरा रह गया कि आप जी चौहान साहब देखें, आमिर साहब ने कहा कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल, जनाब सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के अंदर नहीं है, आपकी फर्स्ट वर्ल्ड और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी। आप बताएं सन 2000 के अंदर जनाब जॉर्ज बुश को जिताया गया और अल गोर को हराया गया। सारी दुनिया जानती है कि अल गोर जीत चुका था। वजह कि उस वक्त की जो CIA थी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट थी, वो चाहती थी कि अमेरिका की फौजें जनाब पूरी दुनिया की सैर करें, पूरी दुनिया में सबसे पहले जनाब वो अफगानिस्तान और फिर इराक के ऊपर हमला आवर हो। उस पर अल गोर और उसकी पार्टी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ था। लेकिन जॉर्ज बुश राजी थे, उन्हें हटाया हुआ इलेक्शन जिताया गया ताकि वो उन मकासद को मटेरियलाइज कर सके जो उस वक्त की अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के थे। ठीक है। तो जनाबे वाला आप मोदी को इस जनाब इंडिया के अंदर कौन इक़्तिदार में लेके आया? आपकी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। उस बुचर को कि जिसको अमेरिका अपने मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने देता था, जिसको इंटरनेशनल बुचर का जनाब लक़ब दिया था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, काबिल कबूल हो गया कि वहां पर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और एक्सट्रीमिज्म परवान चढ़ाने के लिए, हिंदुत्व का जनाब प्रचार करने के लिए वो लेकर आए। अच्छा, तो ये हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई किरदार होता है। बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह, लेकिन क्या ये होना चाहिए? यार देखें बात, अब आप इस पर मुझे टोकिएगा ना, 2 मिनट में आपके सामने पूरा एनालिसिस रख देता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है, ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए या ऐसी जमहूरियत है पूरी दुनिया में? यूरोप और अमेरिका और इंग्लैंड जहां से जमहूरियत आई है, क्या हमारी पार्टियों के अंदर और हमारी पार्लियामेंट के अंदर और हमारी मुल्क के अंदर और माशरे के अंदर वो जमहूरियत है? खानदानों की जमहूरियत, वडेरों की जमहूरियत, जागीरदारों की जमहूरियत, सरमायादारों की जमहूरियत, खानजादों की जमहूरियत, अखुनजादों की जमहूरियत, खानकाहों की जमहूरियत। लेकिन जब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है तो बर्रे सगीर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े पॉलिटिकल स्कॉलर जो इन पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, खानदानों की, वो आगे से तो क्या जवाब देते हैं? ठीक, वो जवाब देते हैं कि बर्रे सगीर के आवाम का मिजाज है कि वो खानदानों की सियासत को मानते हैं, वो खानदानों के पीछे चलते हैं, इस वजह से मजबूरी है। तो जनाब पाकिस्तान की जो डिफेंसिव मुल्क है, जिसकी हर तरफ की सरहद गैर महफूज है फ्रॉम डे फर्स्ट से 14 अगस्त 1947 से, इस मुल्क की भी मजबूरी है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो पाकिस्तान की फौज है, वो पाकिस्तान की अंदरूनी, बैरूनी और सियासी और गैर सियासी मामलों के अंदर एक होल्डर है। जी अगर आप इजाज़त दें सर सवाल की, क्योंकि मुझे आमिर रज़ा से इस IPP में किरदार है कुछ इस तरह का? देखिए IPP, आप बताएं ये नून लीग में किसका किरदार है? पीपल्स पार्टी में किसको डैडी डैडी कहते हुए जनरल यूथ को जनाब पीपल्स पार्टी बन गई? किसको जनरल ज़ियाउल हक को अपना जनाब अंकल कहते हुए और अपनी ज़ियाउल हक की तरफ से ये दवा लेते हुए कि जनाब मेरी उम्र आपको लग जाए? फिर जनाब जनरल जिलानी, फिर आपकी जनाब ये
पीटीआई जना कौन था जनरल जहीरुल इस्लाम और कौन था जनरल शुजा पाशा और कौन था जनरल फैज? क्या बात कर रहे हैं आप? दोनों माशाल्लाह सीनियर तरीन जर्नलिस्ट है सर। आप चीजें नहीं पता जी, मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ ना। अच्छा आमिर रज़ा साहब, ये तो अब चौहान साहब सारी बातें सबके पीछे कौन कौन है वो उस तरफ वो मामला छेड़ रहे हैं। थोड़ा सा नून लीग का जिक्र कर लेते हैं सर कि सिंध में अब बशीर मेमन साहब की अचानक एंट्री होती है। पहले वो DGFI होते थे। ये सर नवाजा जाता है, ये रिवायत है कि जिस जज ने बरी कर दिया उसको सरकारी ओहदा दे दिया, और इस तरह बशीर मेमन साहब DGFI थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अब लोगों को ज़ुबैर साहब हों दीगर हों तो उनको पीछे कर दिया। जी आमिर रज़ा साहब जी, मेरा अर्ज़ी करना कि बशीर, मैंने ज़रा पहले भी तस्करा किया था इस बात का कि यकीनन नून लीग में बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालिया निशान हैं, और ये भी बिल्कुल एक सवालिया निशान है कि भाई एक शख्स जो है वो कल तक गवर्नमेंट का एहलकार था, उसने ऐसे क्या रिश्ते नाते उसके कहने कुर्बतें होंगी कि जिसकी वजह से जैसे ही वो रिटायर होते हैं उसके कुछ अर्से के बाद जो हैं वो एक अहम उनके ऊपर सियासी जिम्मेदारी आ जाती है। आपको पता होगा कि गालिबन बशीर मेमन साहब के जो भाई हैं वो लड़ चुके हैं GDA के प्लेटफॉर्म से भी इलेक्शन, लेकिन उन पर जो तनकीद विदिन नून लीग सिंध में हो रही है वो ये हो रही है कि वो लोगों को जानते नहीं है, वर्कर्स को नहीं जानते, जो उनके इलाकाई लीडर्स हैं उनको नहीं जानते। उसकी वजह से जो सिंध में पुराने लोग रह गए, उनके ज़ुबैर साहब हुए और दीगर सीनियर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर उनके इतराज़ात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ लोग बरमला इजहार कर रहे हैं, बाज़ लोग जो हैं वो खामोश हैं उसके ऊपर। शाह मोहम्मद शाह साहब ने बहुत अरसे तक चलाया था इसको, और अब अगर मेरी कल उनसे बात हो रही थी तो वो तो बड़ा मुसरत का इजहार कर रहे थे कि जी बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ और मैं दूसरा काम करूँगा और मैं और चीज़ों में मसरूफ़ हूँ। लेकिन यकीनन सवालिया निशान उठते हैं, और इसके ऊपर जो एक कहते हैं कि आप खुद ब खुद सियासी जमातें जो हैं तनकीद के लिए जगह छोड़ देती हैं कि आप ऐसा फैसला नहीं करते कि जिससे आपके अपने जो है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो, लोगों पे आपका एतमाद झलकता हो। या तो आप उन लोगों को सामने लेकर आते हैं जो रिश्तेदार होते हैं आपके, जो बहुत मतलब करीबी दोस्त होते हैं, या फिर ऐसे लोग कि जिनको आप जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जी इन्होंने ऐसे क्या काम किया था उनको ये जिम्मेदारी दी गई। जी, और चौहान साहब, अली नवाज अवान साहब की गिरफ्तारी की खबर है, क्या वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ रहे हैं? यार मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात करूँगा कि 9 मई को जो बंदा दामे दरमे सुखने ऑडियो वीडियो जियो फेंसिंग और CDR के जरिए से 100% प्रूव्ड इन्वॉल्व हुआ, उसने खमियाजा भुगतना है। अच्छा, उसने एक प्रोसेस से गुजरना है, एक बात बिल्कुल तयशुदा है। ठीक, जो तो ऑडियो वीडियो और प्रैक्टिकली, और ये तो इस्लामाबाद में सर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की और टीम के अंदर थे जिनको डायरेक्ट जनाब आपके जाया करते थे मैसेजेस, जो खास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखे हुए थे ना उन्होंने, जी कि जिनको मकामात दिखाए हुए थे कि किस किस मकाम पे हमला करना है, क्या क्या करना है, तो उनमें से थे जनाब। नहीं सर, फयाजुल चौहान साहब, फ़ारूक हबीब साहब की वो वीडियो मैंने खुद देखी है 9 मई की, और वो कह रहे हैं कि जनाब इस तरफ आना है, आओ निकलो। और इसी तरह उस्मान डार साहब ने कहा जी मैं नहीं था, पता नहीं कहीं गया हुआ था, लेकिन उनकी भी वीडियो उस वक्त की मौजूद है। तो ये लोग तो फिर उसके बाद हमने केसेस का उस तरह से नहीं देखा। फ़ारूक हबीब साहब तो आपकी जमात में आ गए। देखो केसेस सारों ने भुगतना है। मेरे पे एक केस हुआ झूठा हुआ, 100% झूठा, 100%, लेकिन मैंने 4.5 महीने पेशियां भुगती हैं, तब जाके मेरी बेल बिफोर अरेस्ट हुई है, अभी 20-25 दिन पहले। तो जनाब जिन लोगों की तो ऑडियो वीडियो के साथ वो केसेस भुगत रहे हैं, वो केसेस भुगतना है। बाकी अगर वो कैथारसिस करते हैं, तौबा ताइब होते हैं, पब्लिक के सामने आके वो सच्चाई बयान करते हैं, तो वो अपने ज़मीर की सफाई कर रहे हैं, वो अपने दिल और दिमाग की सफाई कर रहे हैं, वो मुल्क और कौम और माशरे और रियासत के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सही, लेकिन चौहान साहब वो तो अदालत में जाकर फिर बरी हों, वो पहले ही आपके तरफ आ जाते हैं या कोई इंटरव्यू दे देता है या आपकी पार्टी में आ जाता है, तो उसके बाद हम कोई नहीं देखते, चाहे अंदलीब अब्बास साहिबा हों या दीगर लोग हों, वो तो सिर्फ आके आपके साथ बैठ जाएं तो इतना ज़बरदस्त है आपकी पार्टी कि मैं समझता हूँ किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लग जाए आपके पास आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो पूरा अपना केस भुगतते हैं, भुगत रहे हैं, फिर उसके बाद केस चल रहा है। अभी तो केस चल रहा है, अभी तो ना कोई प्रॉपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई है, अभी तो जमानत बिफोर अरेस्ट और जमानत आफ्टर अरेस्ट वाले ही सिर्फ खाते चल रहे हैं। ठीक, और कोई पार्टी का आदमी क्यों नहीं आ रहा, या आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग ही आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? और आप, जो मैंने शुरू में सवाल किया था कि आप किसी और पार्टी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, यानी जिस तरह नून लीग कोशिश कर रही है दूसरों को साथ मिलाने की, उसकी क्या वजह है? देखें, मैं उसामा भाई तसल्ली से सुन लीजिएगा, हम लोग कोई शौक से या वलवले से या तमन्ना से या अपनी ख्वाहिश से हमने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। तहरीक इंसाफ
1.5 साल की मुसलसल तहरीक फसाद फिल अर्ज पाकिस्तान में बर्पा करके पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ, पाकिस्तान के अदालती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ एक पूरी नंगी गंदी कैंपेन करके एंड में 9 मई जो बर्पा हुआ, उसके बाद जो टाइटैनिक था तहरीक इंसाफ का, उसको उसके जो कैप्टन थे उन्होंने वहां पे जाकर टकराया उस पहाड़ के साथ। आगे रास्ता नहीं था, हमने अपना रास्ता बनाया है। हमने कोई शौक से तय 17 साल, 20 साल, 25 साल हमने गुजारे हैं, हमने मारे नहीं है। हमने 10 साल नून लीग का यहाँ पर देखा है कि जिसमें हमने वो बर्बरियत और वो जुल्म और जबर जनाब हमने पार्टी के लिए और पार्टी चेयरमैन के लिए कुर्बानियां दी है, पर्चे झीले, जेलें हवालातें काटी है। जी अगर वो नहीं जनाब उस वक्त छोड़ा तो अब हमें जरूरत यह है कि हमने सारी सूरत हाल ठीक है, रियासत से तो नहीं आप टकरा सकते। जी सही। अब चौहान साहब जी आपका पॉइंट आ गया सर, आपका मौक़िफ़ आ गया आमिर रज़ा साहब, लेकिन नज़र ये आता है जिस तरह चौहान साहब फरमा रहे हैं जी 1.5 साल ये हुआ, लेकिन लोग तो आज भी छोड़कर जा रहे हैं। 1.5 साल में किसी ने नहीं छोड़ा, 9 मई के बाद भी नहीं छोड़ा, उसके बाद हफ्तों तक नहीं छोड़ा, महीनों तक नहीं छोड़ा, अब भी ये सिलसिला जारी है। तो ये जब सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं फिर छोड़कर लोग जा रहे थे, या उस वक्त पार्टी क्यों नहीं बना रहे थे? ये एक चीज़ समझ नहीं आती। या जो तहरीक इंसाफ का वोटर तो अभी भी मौजूद है, उसको भी ये समझ नहीं आती कि ये सारा कैसे हो गया। आमिर रज़ा साहब देखिए, एक तो समझना ये चाहिए कि एक ज़माने में पीटीआई का जो एक पोजीशन होती थी वो ये होती थी कि हम एक सफ़े पर हैं, और बहुत सारे वो लोग के जो समझते थे कि जी सिविल और फौजी क़यादत को अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो मिल के काम करना है, ठीक है ना। तो वो ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर सपोर्ट बेस थी, जो फ़ौज की भी पॉपुलर सपोर्ट बेस है और पीटीआई की भी थी, वो एक ही झंडे तले जमा थे, ठीक है ना। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद, अच्छा उससे पहले आप याद करें कि इमरान खान जब भी इंटरव्यू देते थे, बात किया करते थे ऑफिशियली सहाफ़ियों से, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे, ऑन द रिकॉर्ड बात करते थे। वो ये कहते थे कि इंस्टीट्यूशन से हमारा कोई झगड़ा नहीं, मैं बहुत अजीज़ रखता हूँ फ़ौज को, ये तमाम चीज़ें एक चल रही थी। लेकिन 9 मई का जब वाक़या हुआ उसके बाद एक कहते हैं ना सी चेंज, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट की सोच में भी आई, ठीक है ना। वो फिर जो पीटीआई में रैंक एंड फाइल में लोग होंगे, उनके कुछ वो जो होंगे जो रेडिकल हैं, जो समझते थे कि ठीक है ये बात, वो लोग होंगे जो फेंस पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी गलत है। क्योंकि मैं कई लोगों से मिला हूँ पीटीआई के कि जो इस चीज़ की आज भी अगर वो पीटीआई के साथ है तो उस वाक़े को ओन भी नहीं करते, उसकी मजम्मत भी करते हैं। और उसकी फिर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर आपने देखा कि लोगों ने मुखालफत करना शुरू की, कुछ ने पार्टी फ़ौरन छोड़ दी, कुछ ने जो ज़रा से देर से सोच समझ के छोड़ी, कुछ लोग इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जनाब दबाव के तहत छोड़ा, जो भी वजह हो। लेकिन 9 मई जो था वो एक ऐसा दिन था कि जिसकी वजह से पीटीआई की सियासत को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। 8 मई तक पीटीआई का समझे ना कि उसके पास जो थी पॉपुलर सपोर्ट भी थी, और लग ये रहा था कि जी अगर जब भी इंतखाबात होंगे उसके लिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। 9 मई के वाक़यात ने चीज़ों को बदल दिया, और अब इस चीज़ को वो लोग मैनेज कैसे करते हैं, जो डैमेज हुआ है वो देखना है। कि ज़ाहिर कुछ लोगों ने, मैं बिल्कुल ये बात है कि उन्होंने परेशान होकर छोड़ी कि जनाब ये रास्ता जो है हमारा रास्ता नहीं है। मुझे पता नहीं कि वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी मेरी कई लोगों से कि मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन बाद लोग यकीनन ये भी हुआ कि कुछ लोगों पे ये तासुर मिला या ये लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि दबाव भी था। तो दोनों सूरतों की वजह से मैं समझता हूँ कि पीटीआई को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, और अब देखना ये है कि वो इस टाइट कॉर्नर से निकलते कैसे, उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, कैसे एतमाद बहाल करना पड़ेगा। एक तो कोशिश हुई है कि जी दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से बात हो, और मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट किसी एक सियासी जमात की नहीं होती है, वो पूरे मुल्क की होती है, हर सियासी जमात की होती है। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि अगर नून लीग एक ज़माने में लड़ी, फिर उसकी देखें हालात बेहतर हो गए, दोबारा दोस्ती हो गई, तो उसी तरह पीटीआई के साथ भी हो सकता है, अभी ना हो, कुछ दिनों के बाद हो, महीनों बाद, साल भर बाद, लेकिन ऐसा ही मेरे ख्याल में मुल्क को आगे अगर बढ़ाना है तो यही तो जो है रास्ता होगा। चौहान साहब 30 सेकंड्स हैं सर, आपके कारकुन भी हैं, आपके पुराने कुलीग भी हैं, तो आप कोई सोच रखते हैं कोशिश के जी इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मामला कुछ हो सके? देखिए, आमिर ज़िया साहब ने बड़ा एक्सीलेंट एनालिसिस किया है। कुछ लोगों ने छोड़ा कि उन्होंने कहा कि हम इस बयानिए के साथ नहीं चल पाएंगे, स्पेशली 9 मई के वाक़यात के बाद। 9 मई से पहले दामे दरमे सुखने दबे लफ्ज़ों में, कुछ ओपन लफ्ज़ों में, कुछ विद इन पार्टी, कुछ इंडिजीनियसली मेरे जैसे लोग बोलते रहे, समझाते रहे, कुछ ट्वीट करके, कुछ फेसबुक की पोस्टें चढ़ा के कि नहीं हमारी है, ISI हमारी है। लेकिन जब वो नहीं सब, फौरन हमने फैसला किया कि जनाब अब हम नहीं चल सकते। कुछ लोग मजबूरी के तहत कि अगर सपोज उनको दबाया
या जो भी कहा गया, आप जो भी कह लें, कान खींचे गए, कान मरोड़े गए, लेकिन एनालिसिस आमिर ज़िया साहब का 100% एग्जैक्ट, करेक्ट और एप्रोप्रिएट है कि 9 मई के बाद रास्ता ही नहीं था, हमारे लिए रास्ता ही नहीं था। तो जिसने सियासत करनी है मुझसे पूछा गया जी सियासत छोड़नी, मैंने कहा गज वज के सियासत करेंगे, मरते दम तक पाकिस्तान की खिदमत के लिए सियासत करेंगे। तो जनाब सियासत जब हमने करनी है तो सियासत सिर्फ इलेक्शन लड़ने का नाम नहीं है। जो लोग सर जेलें भुगत रहे हैं, रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी, रिहाई, गिरफ्तारी, रिहाई, गिरफ्तारी, तो उनके लिए कोई नरम गोशा, कोई आपकी तरफ से कोई सोच या नहीं, कोई सूरत नहीं है? मैं कारकुनों की बात कर रहा हूँ, बाकी लीडर्स को तो छोड़ दें। देखें, बात यह है कि मैं तो उन हजारों खानदानों के हवाले से मुसलसल 5 महीने से बोल रहा हूँ कि खानदान तबाह हुए हैं। उसामा भाई, मेरे 4 हुए, मेरी 2 बहन, मेरे बहनोई का घर, मेरे भाई का घर, मेरा घर तबाह हुआ, मेरे घर के 4 उन्होंने 2-2 महीने जेल काटी है। मेरे अंजे ने जो नस्ट का जनाब टॉपर था, ठीक है ना जी, और इसी तरह भाई, तो कहने का मकसद मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए सलाहियत पैदा। आमीन आमीन। चलिए कोशिश बैठे तमाम हम स्टेक होल्डर्स और कोई बेहतरी की तरफ मामला जाए। बहुत शुक्रिया फ़याज़ हुसैन चौहान साहब, आपने वक्त दिया। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, कहा जा रहा है कि लोगों की ज़िंदगियाँ औसत उम्र कम हो रही है, इतनी ज़्यादा स्मॉग है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। स्मॉग एक मुसलसल मसला बन चुका है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। कई अज़ला में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नज़र नहीं आता। माहिरीन यहाँ तक दावा करते हैं कि 4 से 7 साल तक औसत उम्र कम हो रही है शहरों में रहने वाले लोगों की इस स्मॉग की वजह से। अब जो क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में बताया जा रहा है 450 तक चला गया है और लाहौर मुसलसल पूरी दुनिया में सबसे आलूदा शहर करार दिया जा रहा है। बिलाल अफजल साहब वज़ीर माहौलियात हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिलाल अफजल साहब, ये ज़ाहिर है कि एक फ़ौरी तौर पर एक एमरजेंसी सूरत हाल थी, लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं, बड़ी ख़तरनाक। कहा जाता है कि तमाम उम्र, कुछ तो अलामात ऐसी होती हैं कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, आँखों का मसला, खराश, ये तो वक्ती तौर पर, लेकिन कुछ ऐसा है कि सारी उम्र के लिए मुतासर हो जाते हैं फेफड़े। तो इसका मुस्तकिल हल क्या है, क्योंकि हम ये अब हर साल देख रहे हैं ये मसला? देखिए, पहले तो हमें ना अपने कॉजेज़ के बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो राइट नाउ कंडीशन इतनी ख़राब हुई है ना, वो आई वुड से 30% इज बिकॉज ऑफ इंडिया साइड और 70% हमारा अपना इंडिजिनस है। मोस्ट ऑफ इट क्रॉप बर्निंग की वजह से हमें अफेक्ट अभी जो आज के दिन के अंदर आपका AQI इतना हाई है, बट आपका मेजॉरिटी AQI हाई होता है बिकॉज ऑफ योर ट्रांसपोर्ट। अभी भी हम लोग मेजॉरिटी जो है वो यूरो 2 फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के अंदर क्लीनर फ्यूल्स की पॉलिसीज़ मिसिंग हैं। हम इंटरिम गवर्नमेंट हैं, व्हाट वी कुड डू वाज कि हमने स्मॉग रूल्स जो हैं 2023 के अंदर ही पास किए हैं, वरना इन द पास्ट आप जब फाइन करने जाते थे किसी को, आप किसी के ऊपर क्रैक डाउन करते थे, भट्टों पे क्रैक डाउन करते थे, तो यू हैड टू यूज कोर्ट की जजमेंट। अब प्रॉपर रूल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बट नॉनदलेस जैसे आपने कहा कि ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है फॉर लिविंग इन सच ए पोल्यूटेड सिटी, 7 साल लोगों के जो हैं वो एक्सपेक्टेंसी जो है वो लो हो गई है जी। तो सर अब इसका क्या हल क्या है, कितना अरसा लगेगा? क्या हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है उसको तेज़ी से बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पर ले जा सकते हैं? आपने कहा सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ी तेज़ी करना होगा, क्योंकि ये तो इस तरह करते करते हमें 10-20 साल लग जाएंगे और कितने लोग दुनिया से चले जाएंगे इस बीमारी की वजह से, स्मॉग की वजह से। हर साल फिर हम क्या 1 महीने के लिए बंद कर देंगे पूरे शहर? देखिए, हमें फ्यूल के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, क्लीनर फ्यूल की ज़रूरत है, इसके बाद इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, पैरालिसिस प्लांट। लोग तो जब आपका फ्यूल महंगा होता है तो कपड़ा जलाना शुरू कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं, टायर जलाना शुरू कर देते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर रूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली जो है वो अब हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल रेन के ऊपर भी कर रहे हैं। आज एक्सपेक्टेड है कि शाम को, रात को जो है वो बारिश होनी है, कल भी एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो जाए, तो इसका जोर स्मॉग का टूट जाएगा। द थिंग इज कि अभी हम लोग एज इंटरिम गवर्नमेंट एंड एज सिटिंग गवर्नमेंट, हम लोग बहुत सीरियस है इस मामले में, इसलिए हम लोगों ने ये कल की छुट्टी का और कल के लॉकडाउन का फैसला किया, क्योंकि ये एक आसान फैसला नहीं होता। आप एक अपना प्रोडक्टिव दिन जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। 9th की छुट्टी थी, 10th, 11th, 12th को जो है वो हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन करने लगे हैं, स्टॉपिंग द बिजनेसेस। उससे होगा ये
कि आपकी ट्रैफिक मिनिमाइज हो जाएगी, जो आप ऐड कर रहे होते हैं डेली टू द पोल्यूशन वो कम हो जाएगा, और जो ऑलरेडी आपका स्मॉग का स्फीयर बना हुआ है अराउंड लाहौर वो डिसिपेट हो जाएगा. सो वी एक्सपेक्ट कि ये 200 के आगे पीछे आ जाएगा, विच अगेन इज नॉट अ हेल्दी AQI. इट इज़ अ बैड AQI बट नॉट एज बैड एज 450. जी अच्छा, आमिर ज़िया साहब, ये अब जिस तरह खुद बिलाल साहब कह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट है, हम बड़े सीरियस थे इसलिए हमने लॉकडाउन लगाया, लेकिन जो बातें बता रहे हैं कि वजूहात हमें देखनी होंगी वो बड़ी वाज़ेह हैं कि ये वजूहात हैं. अब उसको ठीक करना है तो सर हम किस तरह से, कहाँ से शुरू करेंगे? एकदम तो नहीं हो सकेगा. एक ट्रांसपोर्ट को बदलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट करना, तब तक क्या हम ये हर साल स्मॉग का सामना करते रहेंगे? आमिर ज़िया साहब, एक तो मौलियात के ऊपर जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ज़रूरत है बतौर रियासत पाकिस्तान को. फिर दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ के जो सलूशन है वो सिर्फ मुल्क नहीं कर सकता, वो रीजन कर सकता है. क्योंकि हमें जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर अगर किसान जो है वो जलाते हैं फसलों को कटाई के बाद जो जलाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा धुआं जो है, और वो उनके लिए भी प्रॉब्लम है और वो पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है. तो जाहिर है कि हमारी मुखासमत दोनों मुल्कों की अपनी जगह, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ों के ऊपर तना वो भी हल नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते. ये भी सोचना होगा कि वहाँ के रीजन में हम क्या कर सकते हैं. फिर दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हमें ट्रांसपोर्ट को जो है तब्दील करना होगा, जो और कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा. लोग जलाते हैं, कराची जैसा शहर हो, यहाँ पर भी आप देखें कि लोग कूड़ा जला रहे होते हैं, ठीक है ना. तो ये चीज़ें जो है उसको डिस्करेज करना होगा. तो एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं जो कि लेने हैं, और इसके लिए सिर्फ ये इंटर्म गवर्नमेंट बेशक वो शॉर्ट मेजर्स ले ले, लेकिन जो नई हुकूमत आए उसको अपने कॉल से, अपने अमल से साबित करना होगा, और अवेयरनेस हमें लोगों में पैदा करनी होगी कि वो हर आदमी अगर एक थैला में इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपने साथ टोकरी लेके जाता हूँ, मैं मतलब गाड़ी का देखता हूँ कि जी धुआं, ग्रीन हाउस गैसेस को हम किस तरह से कर्व कर सकते हैं, ACs के लिए हम क्या जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं कि सब ग्रीन हाउस उसमें कहते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहा होता है. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए नहीं, रीजन के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए. आप सोचें ना कि इस वक्त पूरी, आप कहते हैं ना कि सबसे वार्म इस वक्त अक्टूबर हमने गुजारा है दुनिया की नोन तारीख में, ठीक है ना. नवंबर के बारे में यही कहा जा रहा है कि जी टेम्परेचर जो है वो आधा सेंटीग्रेड बढ़ गया है पूरी दुनिया में. तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है. अच्छा जी, बिलाल साहब आखिर में ये फरमाइएगा कि क्या आप गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में कोई ऐसी पॉलिसीज़ देकर जा रहे हैं, क्योंकि कई साल से मसला चल रहा है कि अगले 5 साल का, 10 साल का कोई प्लान है कि किस तरह हमने, अगर गाड़ियाँ हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हमने उसको जाना है, उसको इंसेंटिवाइज़ करना है. हमने कोई लाइसेंस नहीं देना इंडस्ट्रीज़ को, या जो इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जो पोल्यूशन फैला रही हैं तो उनको किस तरह से लाइसेंस दिया जाएगा कि आप ये काम ज़रूर करेंगे ताकि पोल्यूशन कम से कम हो सके, या नहीं हो रहा इस पर कोई काम? जो हम लोगों के इख्तियार में था ना वो हमने किया, हमने रूल्स पास किए हैं. राइट नाउ अभी हम लोगों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है वर्किंग करवा रहे हैं कि हैप्पी सीडर्स के ऊपर वर्किंग करें, जो कि किसानों को हम इस साल बांट देंगे, और नेक्स्ट दफ़ा जब राइस क्रॉप हार्वेस्ट होगी तो वो विदाउट बर्निंग जो है वो आप नेक्स्ट क्रॉप लगा सकते हैं. लेकिन ये 1 साल में नहीं हो सकता. इसके लिए जैसे दूसरे गेस्ट ने भी कहा कि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, द रीजन, द वर्ल्ड, क्योंकि ये अब बहुत सीरियस मसला है. और पाकिस्तान के लिए तो ये वी आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीज बाय पोल्यूशन. हम प्रोड्यूस भी करते हैं बट पर कैपिटा प्रोडक्शन हमारी अभी भी बहुत कम है. बट जाहिर है हमारे नेबर की वजह से इंडियन पंजाब के अंदर सारा जो हमें एरिया लगता है वो सारा बर्निंग हो रही है. आप कोई भी वेबसाइट अभी खोलें तो 5 टाइम्स द एरिया ऑफ पंजाब के ऊपर आग लगी है अभी इंडिया में. सो वी नीड टू टैकल दिस वेरी सीरियसली. वी आर यूजिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स. हम लोगों ने PM साहब से भी मीटिंग के अंदर रिक्वेस्ट की कि डिप्लोमेटिक चैनल्स आप यूज करें. राइट टू इंडिया अबाउट दिस, वी शुड टॉक अबाउट दिस एंड दे शुड ट्राई टू कंट्रोल इट. उनके अपने शहरों का भी कोई अच्छा हाल नहीं है. ठीक सही. बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया. अल्लामा इकबाल, उनका यौम विलादत हर साल हम मनाते हैं, हम देखते हैं, उस हवाले से तकारीब भी होती हैं, लेकिन जो अल्लामा इकबाल का पैगाम है, हमारे मसाइल का जो हल है, उस तरफ हम क्यों नहीं बढ़ते? हमें ज्वाइन करें फ़हद अली काज़मी साहब, दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं. फ़हद अली काज़मी साहब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इनसे कई दीगर अक़वाम ने सीखा, समझा, उनको पढ़ा और उसको इम्प्लीमेंट किया. आज तक उन पर स्कॉलर्स बन रहे हैं, उनकी तहकीक उन पर की जा रही है.
हम क्यों पीछे रह गए? जो उम्मत मुस्लिमा के हल दिए जा रहे हैं, अगर उनकी नज़र में कश्मीर को देखिए, फ़लस्तीन आज सबसे ज़्यादा देखिए फ़लस्तीन का मामला है, तो वो तो ऐसे लगता है 100 साल पहले बता गए थे कि ये तुम्हारा हाल होगा, ये तुम्हारा असर होगा अगर ये काम नहीं किया, तो हमने वो काम क्यों नहीं किए? थैंक्स अ लॉट उसामा भाई फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अल्लामा इकबाल की थॉट्स असल में हमें सूट नहीं करती जिस ज़माने में हम हैं। इकबाल की जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है उनके कलाम की, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, और उनकी सारी थॉट का फ्यूल इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर वेरी अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट के हम कॉलोनाइजेशन के एरा से बाहर निकले, लेकिन इन लेटर एंड स्पिरिट हम डी कलोनियल हुए ही नहीं। हमने वो जो ब्रिटिश राज ने यहाँ पर एक ब्राउन साहब की एक पूरी पौध खड़ी की थी, अल्लामा इकबाल शायद उनको कभी सूट किए ही नहीं। तो डिस्पाइट कि अल्लामा बड़े पॉपुलर हैं, अल्लामा बड़े नोन हैं, अल्लामा की थॉट्स को हमने, अगर मैं बड़े सगीर की हद तक और ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तान की हद तक बात करूं, तो हमने मेन स्ट्रीम करने की कोशिश ही नहीं की। और उम्मत मुस्लिमा में बिल खुसूस भी यही हो रहा है। इकबाल ने फ़ारसी में शायरी की, ईरान वालों ने इकबाल को बहुत सेलिब्रेट किया, और इरानियन रेवोल्यूशन की कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि उसकी बुनियादों में भी इकबाल की थॉट्स शामिल हैं। मगर उसके अलावा इकबाल हमें सूट नहीं करता। जितने ताकतवर तबके हैं, वो उलमाए सू हों, वो जागीरदार हों, वो ऐसे सियासतदान हों जो अवाम के हुकूक को गस्ब करते हैं, अल्लामा इकबाल का जो कलाम है वो इन तमाम गासिबों के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है, एक नुक्ता इनकलाब है। तो इकबाल को मेन स्ट्रीम करना हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, हमारे मफादात पे ज़क पहुँचती है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो हर्ट होते हैं, हार्म होते हैं। वन ऑफ द रीज़न्स हमने अल्लामा इकबाल को मेन स्ट्रीम नहीं किया। आप ये भी इमेजिन करें कि जिस मुल्क में हम रहते हैं और इस शहर से मैं आपसे मुखातिब हूँ, हमारे यहाँ अदबी मेलों का एक रवाज है, बहुत से लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आप अल्लामा इकबाल के ऊपर कोई सेशन देखें। हालांकि अल्लामा इकबाल वो है कि डिस्पाइट द डिफरेंसेस, उस वक्त की ब्रिटिश राज की हुकूमत ने इकबाल को नाइट किया था उनकी लिटरेरी फीट के ऊपर। जब अल्लामा की असरार खुदी को तर्जुमा किया गया फ़ारसी के अंदर और फ़ारसी से अंग्रेज़ी के अंदर, वो तर्जुमा इतना मशहूर हुआ कि उन्होंने इकबाल को नाइट किया, इकबाल को सर का टाइटल मिला। इकबाल कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, इकबाल हाइडलबर्ग के पढ़े हुए थे। आज तक दुनिया में ऐसी किताबें मुरतब होती हैं जिसमें कहा जाता है 50 की मुस्लिम थिंकर्स, पिछले 1400 साल में अगर हम कोई की मुस्लिम थिंकर्स की फहरिस्त मुरतब करें तो बड़े सगीर का एक ही बंदा उसमें शामिल होता है, और वो मोहम्मद इकबाल है। लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर अदबी मेलों में हम इकबाल को शामिल नहीं करते, हम इकबाल के ऊपर सेशंस नहीं करते। हमें इकबाल रवायती लगते हैं, पुराने लगते हैं, फरसूदा लगते हैं। क्यों? क्योंकि इकबाल की थॉट हमें सूट नहीं करती। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेडिशन की, दीन की बात कर रहा है, दीन को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है, वो तौहीद की बात कर रहा है, ख़त्म नबूवत की बात कर रहा है, अज़मत अहले बैत और सहाबा की बात कर रहे हैं, औलिया कामिलीन के अदब की बात कर रहे हैं। ये वो सारे उसके एलिमेंट्स हैं इकबाल के, जो समहाउ हमारी जो फ्री मार्केट इकॉनमी है, कैपिटलिज्म है, कहीं भी जो साम्राज्यी ताकतें हैं उनको इकबाल की थॉट सूट नहीं करती। हमने इकबाल का नाम तो बहुत जपा एक पॉपुलर आइकॉन के लेवल के ऊपर, मगर उनकी जो आइडियोलॉजी थी, इसको इंटरनलाइज करना, उसको अडॉप्ट करना, उसको मेन स्ट्रीम करना, आई थिंक वी हैव फेल्ड बिग बिग टाइम। आमिर साहब, देखिए फ़ाद साहब की बातें सुनकर दिल करता है उनसे बात करते रहें। ये जो उन्होंने बात की अभी चंद दिन पहले, आमिर साहब आपने बात की थी पाकिस्तान में लीड कैप्चर की, और अगर हम मुस्लिम उम्मा जिसको हम कहते हैं, अल्लाह करे कि वाकई सही तरह हमें मुस्लिम उम्मा नज़र आए, तो वहाँ बाकी या शहनशाहियत या अमरीत है, और जहाँ हमारी तरह की सो कॉल्ड जमहूरियत है वहाँ भी लीड कैप्चर है। तो क्या वाकई जो फ़ाद साहब कह रहे हैं, हम अभी तक ज़हनी महकूम हैं, वो ब्रिटिश राज से हम उस तरह निकल नहीं सके? वो गए तो वो जिन लोगों को छोड़ कर गए उन्होंने बाकियों को महकूम बना दिया। आज भी हमारे यहाँ अगर आप सिर्फ एक चीज़ ले लें, ब्यूरोक्रेसी का वही अंदाज़ है कि ख़ास आदमी है, वो इम्तिहान देकर आएगा, वो आगे जाएगा। मैं देख रहा था बरतानिया में जनाब, वो जिस तरह हमारे कोई कांस्टेबल लेवल पर वो आएगा तो वो जाकर आईजी 20-25 साल में बन जाएगा। तो हमारे हम क्लास फैक्टर हर जगह हमने बना दिया कि वो महकूम है, वो नीचे रहेगा, वो कभी ऊपर का सोच ही नहीं सकता। तो उसकी सोच कहाँ आएगी कि जनाब हम कोई आगे जाकर हम एक हैं, हम यानी
निचले लेवल के लोग जो हैं उनको मुंह पर आने नहीं देते। तो एक सोच कहाँ से बनेगी, उम्मत कहाँ से बनेगी? वो तो एक एलीट कैप्चर तमाम ममालिक में, 57 ममालिक में अपना अपना बनाया हुआ है। जी दुरुस्त कहा आपने। जो हमारे दोस्त भी बात कर रहे थे अल्लामा इकबाल के हवाले से कि वाकई जो वो कौम की बदकिस्मती होती है कि अपने मुफक्किरों को, शायरों को, फ़लसफ़ियों को भुला दे या उनका सिर्फ नाम याद रखे, उनके काम के ऊपर तवज्जो ना दे, उनके पैगाम पे तवज्जो ना दे। तो अल्लामा इकबाल जो थे वो मतलब है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, गालिबन बात करने की मुझ में वो भी नहीं होनी चाहिए कि शायर ही नहीं, वो फ़लसफ़ी भी थे, इनकलाबी भी थे, रिवायत जहाँ पे रिवायत से जुड़े हुए थे तो रिवायत शिकन भी थे वो। तो उनमें ये तमाम जो कहते हैं ना कि खूबियाँ थी, और जो 20वीं सदी के मुसलमान थे उनकी सोच पे एक बहुत बड़ा असर जो है उनका रहा, सिर्फ बड़े सग़ीर में ही नहीं बल्कि आप जैसे भी बता रहे थे ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, जहाँ जहाँ लोग पढ़ने लिखने वाले थे वो अल्लामा इकबाल के कलाम को उन्होंने फ़ारसी में पढ़ा, तर्जुमा करके पढ़ा, उर्दू में उर्दू से तर्जुमा हुआ। तो उनका एक बहुत बड़ा वो है। अब जो बदकिस्मती ये है कि हमारी एक तो जो हम लोग नीम ख्वानदा हो गए, हम लोग अपनी ज़बान ही को नहीं पढ़ना चाहते। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं, हमारे यहाँ वैसे भी उर्दू पढ़ना जो है या कौमी ज़बान, आप देखें जो एलीट स्कूल्स हैं वहाँ पर तो पढ़ाया ही नहीं जाता। तो हमारे बचपन में जो स्कूल में तवज्जो दी जाती थी कि स्कूल के लेवल से आज भी मेरी उम्र के जो भी लोग हैं उनको अल्लामा इकबाल की 2-4 नज़में, कुछ शेर याद होंगे। तो एक तो हमारा जो है स्कूल के निज़ाम में जो कहते हैं ना इकबालियात को शामिल करना, वो होना चाहिए। उन्होंने लिटरेरी फेस्टिवल्स की बात की, वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा देखें कि सूडो लिबरल उनके एजेंडा ड्रिवन वो होते हैं, मेले ठेले होते हैं, उसके अंदर जो है मतलब है सियासत भी होती है, मईशत भी होती है, अदब कम होता है उसके अंदर अमूमन जो मैंने देखा अब तक ना। जी। तो उसमें अल्लामा इकबाल की यकीनन बिल्कुल जगह होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह होनी चाहिए, उनके नाम पे अवार्ड्स होने चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। और ये हुकूमती सतह पे भी और वो इंफरादी सतह पे मैं और आप हम लोग क्या करते हैं, इकबालियात को आम करने के लिए खुद भी समझें, समझाएं भी, क्योंकि उनके जो शेर हैं वो लोगों को बाअमल बनाते हैं। उनका फ़लसफ़ा जो खुद ही है वो मतलब है कि वो आज भी हमारे लिए एक पैगाम है। वो जब पलटने झपटने और झपट के पलटने की बात करते हैं, वो तारिक बिन ज़ियाद की दुआ जब हम पढ़ते हैं, उनके आप शिकवा पढ़ें, जवाब शिकवा पढ़ें, ठीक है ना, उनकी रुबायात पढ़ें, तो आपके मैं तो भी पढ़ता हूँ, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। फ़ारसी कलाम तो उनका और बहुत बड़ा है, वो तो हमारे लिए तो उर्दू फ़ारसी हो गई है। अगर उसका भी तर्जुमा हम पढ़ने लगे कि हमने एक बहुत बड़े ट्रेडिशन से दूर हो गए अपने। तो लोग कहते हैं कि जब उर्दू का दामन सुकड़ा तो अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी की शायरी शुरू कर दी, जो उनके पेचीदा ख्यालात थे, जो वो फ़लसफ़ियाना बात करना चाहते थे। तो जब तक हमें, मेरे ख्याल में हमें फिर कहते हैं किताब व कलम से बहसियत कौम भी दोस्ती करनी है, इकबाली को नहीं पढ़ना, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। और तो इतनी ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। अब फ़ाद साहब जो आप बात कर रहे थे, अगर हम अल्लामा इकबाल की थॉट्स, उनके काम से एक मुल्क हासिल किया जा सकता है, एक तहरीक पैदा हुई उनके इस काम से। उन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जिस तरह से बुलाया और उनका साथ दिया, और उस वक्त जितने भी हमारे लीडर्स थे, तो एक मुल्क बन सकता है उनकी सोच के साथ, तो चल क्यों नहीं सकता? एब्सोल्युटली। और यही वो सवाल है जो शायद हम सबको करना है एक दूसरे के साथ। अगर अलामा की थॉट से मुल्क बन सकता है तो चल क्यों नहीं सकता, और वो क्या रीज़न्स हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं कि हमने इकबाल की थॉट को कभी इम्प्लीमेंट करने की जहमत ही नहीं की। और हर नज़रिए की तरह जो आजकल के, अगर हम पाकिस्तानी की बात करें या उम्मत मुस्लिमा के अवाम के दर्जे पे भी बात करें, कि बेहतरीन आइडियल्स के होने के बावजूद उन आइडियल्स को हम इम्प्लीमेंट करके क्यों नहीं दिखा सके। और जब हमसे ये सवाल होता है कि आप आइडियल्स की बात करते हैं, आइडियल सिनेरियोज़ की आप बात करते हैं, और जब आपसे ये कहा जाता है कि कोई अमली मैनिफेस्टेशन, कोई रोल मॉडल दिखाएं, तो आप हमें पास्ट की बात करते हैं, तो बहरहाल कहीं ना कहीं मैं खुद भी हर्ट फील करता हूं, और ये हम सबके मुंह पर एक कलेक्टिव तमाचा ही होता है। तो अलामा की थॉट्स ऐसा नहीं है, या इस्लामिक आइडियोलॉजी जिसको वो रिप्रेजेंट करते थे, या इश्क़ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके वो बहुत बड़ा खुद इस्तारा है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशंस या कोई तजरीदी ख्यालात नहीं है, इम्प्लीमेंटेबल हैं, इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अगर पहले इम्प्लीमेंट हुए हैं तो आज भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। वो विल की ज़रूरत है, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने एलीट कैप्चर की, कितनी खूबसूरत और कितनी इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल आप कर रहे थे कि ये जो एलीट है, अगर हमारी एलीट को ही हम रीवैम्प कर लें, उस दर्जे के ऊपर कोई थोड़ी तब्दीली आ जाए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हम ले आए, उस दर्जे के ऊपर खुद ही बेदार कर लें, तो शायद बहुत ही तब्दीली आ सकती है। हमारे उस्ताद मोहतरम
जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब का ये जुमला मैं ज़रूर कोट करूँगा। अक्सर फरमाते हैं कि 100 अच्छे DMG ऑफिसर्स हमें मिल जाएं तो शायद पूरे पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ सकता है। तो 100 ऐसे काबिल ईमानदार अफसर, DMG के अफसर जो ज़िले इंतज़ामिया को चलाते हैं, अगर वही हमें मिल जाएं, जो अपने अपने ज़िले के अंदर ही ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ इकबाल की वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो शायद इनकलाब पैदा हो जाए। मुझे वो इकबाल के अशार भी बल्कि याद आ रहे हैं, आज मैंने और भी जगह पे पढ़ा, लेकिन इकबाल का पैगाम है और उसमें वो फरमाने खुदा उनकी नज़्म है और खुदा की तरफ से फरिश्तों को ये हुक्म हो रहा है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो, क्यों खालिको मखलूक में हायल रहे पर्दे, ईराने कलीसा को कलीसा से उठा दो, और मैं नाखुशो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। इकबाल स्टूड फॉर इक्वालिटी, इकबाल स्टूड फॉर ह्यूमन राइट्स, इकबाल स्टूड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मैसेस। और जो डिफरेंस है दी हैव्स एंड दी हैव नॉट्स का, इसके खिलाफ इकबाल की आइडियोलॉजी थी और इकबाल की थॉट्स थी, और इन थॉट पैटर्न्स को हमने मेन स्ट्रीम करना है। क्यों नहीं कर पाए? फ़र्द को सबसे पहले तो अपने ऊपर भी काम करना है। आज मैं तो अगर बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले फ़हद अली काज़मी को बजाते खुद इकबाल की थॉट्स को अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट करना है, और हर फ़र्द ही मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा होता है। तो फ़र्द से समाज, समाज से कौमें, रियासतें और मुस्लिम उम्मा, इस दर्जे के ऊपर ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में शायद ये रेवोल्यूशन जो है हमारे सामने आए। अब वो एक ए तारे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये आमिर ज़िया साहब, अगर इसी पर हम अमल कर लेते तो आज हमारे ये मसाइल हल होते। ये IMF और ये सारे हम जो कर्ज़ों में डूबे हैं, अगर हम मुल्की सतह पर देखें, इनफरादी सतह पर देखें, तो एक तो वो अल्लामा इकबाल तो एक तहरीक का, जिस तरह फ़हद साहब ने बड़ी खूबसूरती से फरमाया कि वो एक सेंटर पॉइंट जो उन्होंने जिस पर सबको इकट्ठा करना था, वो तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर है। तो वहाँ पर हम नहीं हो सके। हमने हर एक ने अपनी अपनी अलग सोच बनाई, अपने अपने अलग नज़रिए बनाए, और वो बट गए, और कोई हमारा कोई एम, कोई मकसद, कोई नज़रिया रहा ही नहीं उसके बाद। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और देखिए, इकबाल को सिर्फ किसी एक मुल्क में कैद कर देना, किसी एक उससे कैद कर देना मुनासिब नहीं है। उनकी शायरी में कहते हैं ना, यूनिवर्सल शायरी थी, और जहाँ पे मुसलमानों को वो कहते हैं ना कि अमल की राह सुझाती थी, उनको इंस्पायर किया करती थी। तो उसका वो पैगाम कोई भी शख्स पढ़े जो मुसलमान ना भी हो, वो भी इंस्पायर होता है जब वो खुदी की बात करते हैं, अमल की बात करते हैं। अभी जो दो शेर पढ़े थे कि तायरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, तो ये सबके लिए पैगाम है। और वो कहे ना, दरिया सहरा तहे बालू परमास, तो वो जो उनकी शायरी है या उनकी जो नज़में हैं, उनकी अशार हैं, वो तो सबको मतलब एक इंस्पायर करते हैं और तहरीक देते हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत मुताला किया अल्लामा इकबाल का, कोई शेर ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि जिसमें कोई पैगाम ना हो, बेशक, जिसमें आपको अमल की तरफ ना उकसाया जाता हो। तो ये बहुत बड़ी शायरी है। और मेरे ख्याल में, और हमारे जितने बड़े लोग थे, मतलब जो बाएं बाजू के भी थे, फैज़ अहमद फैज़ से लेकर सिफ्ते हसन, वो तमाम अल्लामा इकबाल की शायरी के कायल थे, और उनका जो मैसेज था वो समझते थे। जैसे फैज़ का एक अगर वक्त है कि आया था मेरे देश में खुश नवा फ़कीर, आया अपनी धुन में गज़ल खां गुजर गया, तो उन्होंने उन पर बाकायदा अशार कहे हैं, उनकी तारीफ में अल्लामा इकबाल की नज़में कही हैं। तो उनको चाहे दाएं बाजू के लोग हों चाहे बाएं बाजू के हों, जो भी शायरी से शगफ रखता है, फ़लसफ़े को जानता है, उसने अल्लामा इकबाल को एडमायर भी किया और उनको ओन भी किया है। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, फ़हद अली काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हासिल ये है कि अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं, वो दानिश्वर हैं कि जिनकी शायरी, जिनका काम, चाहे वो जिस तरह बात की फ़हद साहब ने करी, वो ऐसे हमें बताया जाता है कि शायद पुराना है, नहीं, उसी में हमारे मसाइल का हल मौजूद है। बात यह है कि उस पर हम अमल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।